Hello everyone, welcome to JS with Concept Classes। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स और सीडीपीओ की प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी सेक्शन को कवर करने के लिए इकोनॉमी फास्ट रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज के अंतर्गत हम दो बेसिस पर काम करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन आदि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए क्लास को कंटिन्यू कर दिया गया है। जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर है वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का भी क्लास लिया जाएगा, जिसे 3 मंथ में ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो भी ऑप्शनल पेपर के क्लास चल रहे हैं उसके लिए कुछ मिनिमम फ़ी भी रखे जाएंगे, ताकि जो भी है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब को चलाने के लिए जितने भी संसाधन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको उसके साथ यूट्यूब को चलाया जा सके, इसलिए कुछ फ़ी आप लोगों से लिया जाएगा। अभी हम इकोनॉमी के फास्ट रिवीजन सीरीज में अब हम जीडीपी की बात करेंगे और जीएनपी की बात करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी का मतलब को समझ लीजिए। मैं बेसिक्स की बात मैं पहले करूँगा। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखिए जीडीपी होता है क्या है। जीडीपी जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी का साइज को बताता है, यानी इकोनॉमी ऑफ साइज को बताता है जीडीपी। आप देखे होंगे कि जो पीएम मोदी जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि मुझे अपनी देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मकसद क्या है, कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो $5 ट्रिलियन का होना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल्स था इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें मैंने पढ़ा कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश की इकोनॉमी का जो आकार है वो $2.5 ट्रिलियन का है। तो अभी भी हम अपने लक्ष्य पर 50% ही पहुंच पाए हैं और टारगेट भी 2024 का है। तो चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, रास्ते में चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं कि हमारी जो सरकार है वो कहाँ तक इसमें सफल हो पाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जीडीपी है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार बताता है, ठीक है। अच्छा, जीडीपी किसी भी देश का पॉजिटिव होना और किसी भी देश का निगेटिव होना, ये दो चीज़ को जानना समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि कोरोना पीरियड में हमारे देश की इकोनॉमी का जो जीडीपी था वो लगातार गिर रहा था और गिरते गिरते माइनस पर चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए कि जब हमारे देश की इकोनॉमी का जीडीपी निगेटिव में चला जाता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था में गरीबी भी लाता है, बेरोजगारी भी लाता है, भूखमरी भी लाता है, औद्योगिक क्षेत्रों से कामगारों की छटनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि उत्पाद तो बिकते नहीं हैं, लोगों के पास वस्तुओं को क्रय करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि उद्योगपति वर्ग भी अपने उद्योग से वस्तुओं को निकालना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीडीपी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक समृद्धि का बोधक होता है। अगर किसी देश की जीडीपी अगर पॉजिटिव चल रही है तो समझ जाइए कि वो उस देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो अच्छी है। अगर देश की जीडीपी का ग्रोथ अगर निगेटिव में है तब आप समझ जाइए कि उस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी व्यापक रूप से फैला हुआ है, ठीक है। अभी मैं अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में ही। तो उसमें आप देख, उसमें लिखा हुआ था कि फिक्की रिपोर्ट में
फिक्की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021-22 में हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.1% रहने की उम्मीद है। इसका मतलब हुआ कि अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है, और ये ग्रोथ हमारी अर्थव्यवस्था में एक शुभ संकेत को लाता है, जहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऊंची हो सकती है, लोगों की आय बढ़ सकती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। ठीक है। अब हम लोग कुछ डिफिनीशन की तरफ आते हैं। जीडीपी जो होता है एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक, सामान्य निवासी तथा गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत का जोड़ को बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी कहा जाता है। जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन ए मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है कि हम एक लेखा वर्ष में काउंटिंग करते हैं। जनरली सामान्यतः हम एक लेखा वर्ष में यानी 1 ईयर में हम जीडीपी की काउंटिंग करते हैं, और इसमें हम घरेलू सीमा में जितने भी उत्पादक होते हैं, चाहे वह सामान्य निवासी हो तथा गैर निवासी हो, सबको हम इंक्लूड करते हैं, और उनके द्वारा जितनी अंतिम वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि इकोनॉमी में घरेलू शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इकोनॉमी में जो घरेलू शब्द से जो तात्पर्य है वो थोड़ा सा बृहत होता है। इसके अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को लेते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को लेते हैं जहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती है, जैसे भारत का राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिया, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी लेते लेते हैं। जैसे हम समुद्र तट से 370 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे समुद्र तट की तरफ, तो वो सारे एरिया जो है जीडीपी के अंतर्गत आता है। वहाँ से जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा उसकी काउंटिंग जीडीपी में करेंगे। अच्छा, हमारे देश के जो भी राजनयिक हो हैं, दूतावास, अगर दूतावास विदेशों में है, अगर हमारे देश का कोई भी दूतावास विदेशों में है, ठीक है, और वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको भी हम लोग जीडीपी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, पोलर पोलर रिसर्च सेंटर, जो उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर जो भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं और वहाँ से जो हमारी इनकम में बढ़ोतरी होगी जीडीपी में, क्योंकि वहाँ पर तो संसाधन मिलेंगे, ठीक है, रिसोर्सेस मिलेंगे, वो सब जीडीपी के अंतर्गत काउंटिंग हो जाएंगे। गहन समुद्री क्षेत्र, डीप ओशन रीजन, और अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में जो भी हम अनुसंधान करते हैं, ठीक है, स्पेस स्पेस में जो भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा फ्यूचर में या होगा सैटेलाइट वगैरह बेचने से, तो वो सारा इनकम जो है जीडीपी के अंतर्गत काउंटिंग कर लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से शब्द जो है जीडीपी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इसमें से कौन से वर्ड जो है घरेलू सीमा में के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जीडीपी के अंतर्गत। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये घरेलू सीमा में शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने वर्ड का यूज किया, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया कि अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन से क्या तात्पर्य है। अंतिम वस्तु का मतलब होता है कि जो फाइनल गुड्स बनते हैं उसे ही हम जीडीपी में काउंटिंग करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु का काउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे कि आप जो है गेहूं से जो रोटी बनाते हैं, तो गेहूं से तो डायरेक्ट रोटी नहीं बन जाता है, गेहूं के बाद हम आटा बनाते हैं, आटा के पश्चात फाइनल रोटी बनता है, रोटी के बाद तो कुछ बनाया नहीं जा सकता, तो रोटी मेरे लिए फाइनल गुड्स हुआ, और जो बीच में जो आटा जो आया ये मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु आया। कहने का मतलब है कि फाइनल वस्तु के प्रोडक्शन के क्रम में जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं आती है उसका हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जीडीपी में क्या क्या आप लोगों ने देख लिया, एक लेखा वर्ष को समझ लिया, सामान्य निवासी तथा गैर निवासी को समझ लीजिए। देखिए, सामान्य निवासी का मतलब होता है कि हमारे देश के अंतर्गत जो भी नागरिक हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, जो देश की गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं, वो तो सामान्य निवासी
सामान्य निवासियों के द्वारा जो भी योगदान दिया जा रहा है वो इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। गैर निवासी के अंतर्गत जो है किसी भी देश की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हमारे देश के अंतर्गत आकर के हमारे देश की भौगोलिक सीमा राजनीतिक सीमा में आकर के काम करती है, या कोई फॉरेनर अगर बिजनेसमैन है और हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है एफडीआई के माध्यम से या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो जो भी किया जाता है वो जीडीपी के अंतर्गत काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, यानी विदेशी लोग भी, विदेशी जनता या विदेशी कंपनी भी अगर हमारे देश में आकर के वर्क करती है तो उसको हम जीडीपी के अंतर्गत काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जीडीपी को हम लोग जो है जीडीपी को दो तरीके से मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीडीपी को कितने तरीके से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। दो तरीके से, जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट ए करंट प्राइस और जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस। देखिए करंट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, जो जीडीपी अभी जो वर्तमान में चल रही है उसको हम लोग प्रचलित मूल्य, यानी जो अभी वर्तमान जो प्राइस है बाजार कीमत, करंट में जो बाजार में वस्तुओं की कीमत है उसके आधार पे जब हम जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं तब हम कहते हैं जीडीपी एट ए करंट प्राइस। और इसी को दूसरे शब्दों में नॉमिनल जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। और ये इंडिकेटर होता है वेलफेयर का। अब आप बोलेंगे कि ये इकोनॉमी का वेलफेयर का इंडिकेटर क्यों होता है, ये वेलफेयर का इंडिकेटर क्यों होता है, तो इसके लिए इंडिकेटर इसलिए होता है कि अगर नॉमिनल जीडीपी में बढ़ोतरी होती है इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन रियल में हो रहा है, यानी रियल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस में इसके आकार का बढ़ने के पीछे रीज़न नहीं होता है ये कि उस देश में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की चर्चा हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, सॉरी। और जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। और इसमें हम अभी जो है बेस ईयर 2011-12 को बेस ईयर मानते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। बेस ईयर उसी ईयर को माना जाता है जिस ईयर में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा मंदी नहीं आई हो, यानी अकाल की स्थिति नहीं आई हो। ठीक है, वहाँ पर अकाल नहीं आया हो या बाढ़ की स्थिति नहीं आया हो, किसी प्रकार की महामारी नहीं आया हो। ठीक है, उसे हम बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, अभी जैसे वर्तमान समय में 2017-18 को बेस ईयर मानने की बात चल रही है कि नया जो बेस ईयर होगा वो 2017-18 को कंसिडर किया जाए। हालांकि अभी इसमें टाइम है, अभी सरकार की मुहर नहीं लगी है, लेकिन फ्यूचर में 2017-18 को बेस ईयर माना जाएगा। 2017-18 को बेस ईयर मानने के पीछे रीज़न जो है वो ये है कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का निगेटिव अवरोध नहीं था। आप 2019-20, 2020-21 को, ठीक है, आप बेस ईयर नहीं मान सकते हैं हमारे इंडिया के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोना पीरियड में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो निगेटिव चली गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसी को जब हम कांस्टेंट प्राइस पर 2011-12 के आधार पर जब हम जीडीपी को निकालते हैं तो इससे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। यही वास्तविक जीडीपी होती है और ये वेलफेयर का इंडिकेटर होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब हमारा कांस्टेंट हो, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है फिर भी अगर जीडीपी का आकार बढ़ रहा है, यानी जब हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की महंगाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है वस्तुओं और सेवाओं के आकार बढ़ने के कारण, इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में रियल में समृद्धि आ रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो इन्फ्लेशन है नहीं। ठीक है, चूंकि मैंने कांस्टेंट बेस ईयर पर मैंने लिया है, काउंटिंग किया है जीडीपी को, यानी जब इन्फ्लेशन नहीं है फिर भी अगर जीडीपी का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में वेलफेयर
सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर होता है वेलफेयर का। तो मुझे लगता है यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। इसके पश्चात जो है थोड़ा सा फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए कि जीडीपी जो है, यहाँ पर देखिए जीडीपी एट ए करंट प्राइस बराबर जो होता है वो जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस प्लस इन्फ्लेशन। यानी जब कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन को ऐड कर लेते हैं, मुद्रास्फीति को। अब आप बोलेंगे मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, इसकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब जनरल अगर वर्ड में बोला जाए कि जब किसी अर्थव्यवस्था में एक एक मैक्सिमम वस्तु का जो सूची है, यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम वस्तुओं की प्राइस में कॉन्टिन्यूसली वृद्धि हो रही है। किसी भी एक सप्ताह या 2 सप्ताह में वस्तुओं का प्राइस बढ़ा, फिर कांस्टेंट आ करके कांस्टेंट रह गया, तब हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन में एक लगभग 3 महीने तक लगातार अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तब ही हम उसे इन्फ्लेशन में काउंटिंग करते हैं। तो जब हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में जब हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करेंगे तो करंट प्राइस मिलता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी एट ए करंट प्राइस और जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस, यानी जीडीपी एट ए जीडीपी एट ए, आप कह सकते हैं रियल जीडीपी और मॉनेटरी जीडीपी में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो ये इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीएनपी एमपी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन ए मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। देखिए जीएनपी एमपी जो होता है वो जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। कहने का मतलब है कि जो सकल राष्ट्रीय आय की जो हम बात करते हैं वो जीडीपी के आधार पर ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो जीएनपी निकलता है। अब आप बोलेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय कैसे निकलता है, तो एक्स माइनस एम करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस एम करते हैं, यानी जित एक्स का मतलब होता है कि का अगर हमारे देश की कोई कंपनी विदेशों में जा कर के धन का अर्जन करती है, या हमारे देश के नागरिक जाकर विदेशों में धन अर्जन करते हैं, या दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आकर के वर्क करती है, वस्तु का उत्पादन करती है, या दूसरे देश के पूंजीपति वर्ग आकर के हमारे यहाँ एफडीआई लगाते हैं या एफआईआई लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों को हम घटा देते हैं। यानी अपने देश से बाहर वाले जो भी लोग गए हैं उनकी इनकम, और जो दूसरे देशों से हमारे देश में आए हैं उनके द्वारा जो इनकम हुआ है, ये दोनों को जब हम घटा देंगे तब हम लोग इस तरीके से जब करेंगे तब हमारे पास जीएनपी एमपी आ जाता है। ठीक है, जब हम एक्स माइनस एम यानी इजकल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। मैं पिछले क्लास में बताया था कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। क्लोज इकोनॉमी का एक सेंस होता है कि जो हमारे देश से बाहर जो वस्तुओं का प्रवाह है और दूसरे देश से वस्तुओं का जो होने वाला प्रवाह है उसमें जीरो रहता हो, यानी दोनों तरफ से जीरो रहता हो, तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे x माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, आप अनुमान लगाइए x माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा, जीएनपी एमपी जो होगा वो ग्रेटर देन जीडीपी एमपी होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ा हो गई। ये वैल्यू अगर जब बड़ा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जीएनपी एमपी बड़ा हो गया जीडीपी एमपी में। क्यों? क्योंकि इसके बराबर करने के लिए, जीएनपी एमपी को जीडीपी एमपी से बराबर करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तब ये कंडीशन होगा। जब x माइनस एम इज लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा, जीएनपी एमपी इज लेस देन जीडीपी एमपी होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कब ये बराबर हो जाएगा, कब ये ग्रेटर देन होगा, और कब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन ए मार्केट प्राइस जो है कब लेस देन जीडीपी एमपी
हो जाएगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन ए मार्केट प्राइस से कब ये होगा, लेस होगा। तो ये तीनों टर्म को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज हम लोग दो तीन चीज़ों को देखें। जीडीपी को देख लिए, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को देख लिया, रियल जीडीपी को देख लिया, और क्या हम लोगों ने देखा, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी हम लोग देख लिया। इसी तरह जो भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडीपी और जीएनपी के आधार पे आप उसे सॉल्व कीजिएगा तो ज़रूर आपसे सॉल्व हो पाएगा। और जो भी प्रतिक्रिया हो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।